जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे आज तुला राशि के जातकों के लिए नए संवत की शुरुआत के 3 महीने यानी नववर्ष के 3 महीने अप्रैल, मई और जून कैसे रहने वाले हैं। यानी आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपका विवाह, वैवाहिक संबंध, आपका भाग्य, आपका कर्म, लाभ, स्वास्थ्य, जीवन के सभी पहलुओं को लेकर विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा सामने होने वाली है। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए क्योंकि ये त्रैमासिक राशिफल है और त्रैमासिक राशिफल थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसकी जो जानकारियां हैं ये आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बेहतर मानी गई है, जिसमें सभी 9 ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इन 3 महीनों में हो रहे हैं 3 मुख्य और बड़े परिवर्तन। गुरु, शनि और राहु केतु का परिवर्तन इन 3 महीनों में देखा जाएगा, जिसकी चर्चा भी मैं यहाँ आपसे विस्तार से करूँगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी तुला राशि के जातकों के लिए है। अगर तुला लग्न के लोग इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है आपको उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। जैसे मंगल ग्रह के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आपका तुला लगन है, तो मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप मंगल के गोचर के फल को जान सकते हैं। अदरवाइज़ आप राशि से ही इसको देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भविष्य में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अपनी कुंडली का किसी भी प्रकार से अध्ययन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं राशि के लॉर्ड से कि मेरी राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में है तो इस दौरान मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरे कार्य जल्दी हो रहे हैं, कार्य देरी से हो रहे हैं, कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्य में बाधा आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के लॉर्ड पर भी निर्भर है। और जब तक राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में गोचर में स्ट्रांग नहीं होगा तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आप कभी भी देख लेना, अगर आपका कोई भी काम अच्छा हुआ है तो कुंडली की दशा के अलावा आप ये जरूर देखना कि उस दौरान आपकी राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में कहाँ गोचर कर रहा है। जैसे अभी हम देखें तो 1 जून तक आपकी राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि उच्चस्थ अवस्था में चल रहे हैं। राशि का मालिक किसी भी भाव में बैठकर अगर उच्च का हो रहा है तो अधिकतम शुभ फलदाता ही माना जाता है। राशि का मालिक यहाँ छठे घर में है लेकिन उच्च का है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये उच्च की स्थिति आपके जीवन में प्रगति उन्नतिदायक होगी। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की स्थितियाँ बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड ही उच्च का हो गया। इससे ऊपर ग्रह की कोई दीप्तादि अवस्था होती भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर स्थिति को दिखाता है, जिसको हम कहेंगे कि 1 जून तक शुक्र की यह स्थिति आपके जीवन में रहेगी। 1 जून के बाद शुक्र की स्थिति राशि से सप्तम में आकर वापस राशि को दृष्टि देगी। यानी इन पूरे 3 महीनों में तुला राशि के जातकों या तुला लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र की स्थिति बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। तो योजना बनाइए, योजना पे काम कीजिए। जहाँ जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस पर लगातार लगे रहिए, लगातार लगकर काम कीजिए। निश्चित आपको यहाँ सफलता मिलने के अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। जहाँ जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहिएगा। ये एक अच्छी और बेहतर सफल नीति शुक्र ग्रह की वजह से हमें दिखाई दी है। अब भाग्य आपका कैसा है? भाग्य के मालिक ग्रह हैं बुध ग्रह। ये बुध ग्रह 7 मई तक राशि से छठे घर में रहेंगे। पहली बात, ये नीच के होके रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ उच्च है, इसलिए इनका नीच भंग राजयोग हो जाता है। और ये बुध भाग्येश हैं और ये शुक्र राशि के मालिक हैं, इसलिए ये बुध और शुक्र का सुंदर धन योग यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दिया। इसका मतलब है बुध और शुक्र की यह युति छठे घर में है। शुक्र बुध को संभाल रहे हैं, शुक्र बुध का नीच भंग राजयोग कर रहे हैं और 7 मई तक भाग्य स्थान का मालिक शुक्र के साथ पॉजिटिव होकर एक अपने अच्छे फल देता है। जब छठे घर में राजयोग बनते हैं तो छठा घर चाहता है कि व्यक्ति से थोड़ा सा संघर्ष कराए, और अगर वो थोड़े से संघर्ष से ही परेशान हो जाता है तो वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन उस थोड़े संघर्ष में और अधिक संघर्ष अगर वो कर ले तो वो छठे घर से राजयोगों को भी निकाल कर लाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों को देखें
तो शुक्र है, बुध है, सूर्य और शनि है, ये अपने आप में एक सुंदर राजयोग धनी बनाते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान से संबंधित ग्रह हैं। 7 मई से 23 मई तक बुध रहेंगे मेष राशि के अंदर, और उसके बाद 23 मई के बाद बुध आ जाएंगे वृषभ में। यानी सभी जगहों पर अगर देखें तो लगभग 23 मई तक की स्थिति भाग्य से संबंधित स्थितियों के लिए उचित है। कि भाई अप्रैल का महीना और ऑलमोस्ट मई का जो महीना है ये भाग्य की स्थितियों के लिए प्रबल है, जिसको हम ये कहेंगे कि ये समय आपके जीवन में एक अच्छी स्थितियों की तरफ जाता दिखता है, एक अच्छी स्थितियों पर काम करने की तरफ दिखता है कि भी मेरी राशि का लॉर्ड भी ठीक है, मेरा भाग्य भी ठीक है, यानी मैं इस दौरान जो काम करूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी। यानी ये दोनों स्थितियां हमारे लिए अनुकूल हो गई। अब छठे घर में क्या होता है? प्रतिस्पर्धाएं होती है, जीवन की जद्दोजहद, संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं छठे घर में देखी जाती है। अब छठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु का है। वहाँ पे अगर राजयोग बनता है तो ये राजयोग आपसे कुछ धैर्य भी चाहता है, ये राजयोग आपसे कुछ मेहनत भी चाहता है। अगर आपने वो कर ली तो आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हैं, क्योंकि छठे घर को हम नौकरी भी कहते हैं। तो खास तौर पर ऐसे समय में नौकरी वालों के सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस पे वर्क करने से ही वो सॉल्व होंगे और उसी से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रह भी आपके लाभ के मालिक हो गए। अब देखिए लाभ का मालिक भी यही है कि भैया लाभ पाना है, भाग्य बनाना है, राशि का लॉर्ड, यानी सब कुछ 6th हाउस से मिल रहा है। और छठे घर में बना हुआ राजयोग जीवन में बिना तपस्या के लाभ नहीं देता, क्योंकि ये 6th हाउस नहीं है, ये मेरे कर्म का भाग्य है और मेरे भाग्य का कर्म है। 10वें से 9वां है और 9वें से 10वां है, यानी मेरे कर्म और मेरे भाग्य मेरे छठे घर से जुड़े हुए हैं। जब तक मैं तपस्या नहीं करूँगा तब तक मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा नहीं। और जीवन में वो लोग ही सफल हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की सारी तपस्याएं की हैं, अपने आप को उसके काबिल बनाया मेहनत करके, और ग्रहों ने उनका दिया है साथ। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल तक यहाँ है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल से 14 मई तक वो उच्च के होंगे, 14 मई से और लगभग 14 जून तक वो वृषभ में होंगे। और दोनों बाहरी उसकी स्थितियाँ लाभ के उद्देश्य से बेहतर है, क्योंकि यहाँ से वो 9वें स्थान में होंगे और यहाँ से वो 10वें स्थान में होंगे। इसलिए सूर्य ग्रह लाभ की स्थिति को लगातार देने में सक्षम है, खास तौर पे 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि राहु से मुक्त हो जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक सॉलिड दिखाई देती है। बात करते हैं एक बड़े ग्रह के बारे में, शनि। हालांकि शनि आपके छठे घर में बैठ के आपको क्या फल देंगे, एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी, मेरे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। आगे भी मैं इससे संबंधित वीडियो और बनाऊंगा जब शनि के राशि परिवर्तन की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर शनि को हम देखें तो सबसे पहली बात क्या होती है? योग कारक है, यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, राशि का मित्र है। और ये जो शनि है ये यहाँ छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में तो वैसे भी सामान्य तौर पर शनि को अच्छा ही माना जाता है कि ये शनि छठे घर में आए, इन्हें छठा घर पसंद है, इनको रोग से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देते हैं ऐसे शनि। अब ये शनि छठे घर में है तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी का मसला हो, चाहे आपकी एजुकेशन का मसला हो, चाहे प्रेम संबंध हो, लेकिन वो 6th हाउस में है। ये प्लेनेट तब ही नुकसान देगा, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चले आप इन फ्यूचर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कोई प्रॉपर्टी को इसी प्रकार की डिफ़ॉल्ट ना हो, झगड़े झंझट की ना हो, कोई सरकारी ज़मीन ना खरीद लें, किसी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान रखें। अपनी एजुकेशन पर पूरा ध्यान दीजिए, आपकी एजुकेशन आपके हाथ में है। 6th हाउस में गई है, लापरवाही बरती और प्लेनेट ने अपना काम कर दिया, इसका ध्यान रखें। इन फ्यूचर कोशिश करें, शनि क्योंकि छठे घर में है और कर्म के कारक भी होते हैं, यहाँ से बैठ के वो 12वें और तीसरे घर को भी देखते हैं। तो टू ट्रैवलिंग से आतना है, जितना अपनी लाइफ में जोड़ेंगे आगे कर्म को लेकर उतना लाभ मिलेगा। गुरु ग्रह 14 मई तक यहाँ 8वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर चल रहे हैं। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थिति में एक तरीके से रिजल्ट देने वाला राजयोग, यानी पहले परिस्थितियाँ विपरीत बनेंगी तभी राजयोग मिलेगा। नॉर्मली चंद्रमा से 8वें घर में गुरु को कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि वो 8वें घर से बैठता है और 12वें घर को देखता है, यानी ऐसा प्लेनेट कमाई भले ही दे देता है लेकिन खर्च लगातार बना के रखता है। चंद्रमा से 8वें घर में गुरु है और गुरु 12वें को देखता है तो गुरु धन को भी देखता है। अब ये गुरु चेंज होंगे 15 मई को, 15 मई को चेंज होते ही ये मिथुन राशि में आ जाएंगे।
जैसे ही ये मिथुन में आएंगे वैसे ही स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब धन का कारक 15 मई के बाद त्रिकोण भाव में आएगा। त्रिकोण भाव से बैठकर ये आपकी राशि को देखेंगे। स्वास्थ्य मान सम्मान के लिए अच्छा, ट्रैवलिंग्स यात्रा, सोशल मीडिया, इनसे आपको लाभ। 5th हाउस को देखेंगे तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए ये समय अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं मंगल के बारे में कि मंगल ग्रह, मंगल मतलब एनर्जी। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी आपके 9th हाउस में है 5 अप्रैल तक। 9वें घर में एनर्जी कारक ग्रह। व्यक्ति अपनी एनर्जी को लगा के रखा पूरी तरीके से, मुझे अपना भाग्य बनाना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और प्लेनेट यहाँ ऐसा चाहता है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद मंगल होंगे नीचस्थ अवस्था में। अब ये बात बिल्कुल अपने नोटिस कर लीजिए, जो चीज़ मैंने आपको छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स के बारे में भी बताई थी कि भाई अगर 6th हाउस में राजयोग है तो वो राजयोग तभी सफलता देगा जब आप मेहनत करेंगे। यहाँ भाग्य जब ही साथ देगा जब आप खुद पहले आगे बढ़ेंगे, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। 10वें भाव में जब नीच का मंगल बैठेगा 5 अप्रैल के बाद, तो ये कर्म भाव है। कर्म भाव में अगर नीच का प्लेनेट बैठा हुआ हो और वो मंगल जैसा हो, तो वो कहता है भाई अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाओ। अगर आपने किसी प्रकार की क्रोध करा, जल्दबाजी करा, डिसीजन गलत लिए, एनर्जी गलत जगह लगा दी, बिना सोचे समझे काम किया, जल्दबाजी में काम किया, तो ये आपके लिए लॉस दे देगा। तो वो स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी चिंताजनक भी है, क्योंकि मंगल दूसरे घर का मालिक है और धन व्यापार के भाव में बैठा है। तो व्यापार जब आएगा जब आपका सलीका ठीक होगा, काम करने का एनर्जी ठीक होगी, जल्दबाजी नहीं होगी और स्थिरता होगी। इस बात का विशेष ध्यान आपको इस मंगल की वजह से रखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर आपकी राशि को भी देखेंगे। या राशि मतलब चंद्रमा को देख रहे हैं आप, ऐसे समझ लीजिए। और मंगल का संबंध चंद्रमा से बने तो बिना वजह अग्रेशन देता है। राहु केतु अक्ष पिछले काफ़ी समय से आपकी राशि को पीड़ित करता है, और मैंने हमेशा से कहा है 6 और 12 का राहु केतु अक्ष बहुत अच्छा नहीं होता। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु है, 12वां घर खर्च नुकसान है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवन में हमने 2000 जब से राहु केतु हमारे जीवन में आया, तब से हमने पैसा तो कमाया, लेकिन वो पैसा किसी न किसी रूप से खर्च हो गया। बीमारी में, खर्चे में, समस्याओं में, कोर्ट कचहरी में, अस्पताल में, दवाई गोली में खर्च हो गया। 18 मई के बाद परिवर्तन होगा इसका, तब ये 5 और 9 एक्सेस 11 एक्सेस पे आएंगे। 5वां घर लक्ष्मी त्रिकोण, 11वां घर लाभ। तो अभी मोटे तौर पर के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये राहु केतु का कनेक्शन आपके लिए बहुत कुछ बेहतर ला रहा है। अगर आपको राहु केतु की दशा भी चल रही है और आपका तुला लगन है, तो समझ लीजिए आपके लिए आने वाला समय बहुत बढ़िया है। अगर आपकी राशि तुला है तो भी ये 5-11 एक्सेस बहुत शुभ है। इसके लिए और भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे अभी आगे, जिसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले तो हम आपको बता चुके हैं। हमने राहु केतु से संबंधित वीडियो बनाई है, चैनल पर जाके देख लीजिए कि राहु केतु आपको कैसा देंगे। आगे भी हम इसकी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने। जय श्री राम।